नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रपराथन में। साथियों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2007 के जीके के पेपर को देख लिया था। आज हम लोग विधि के पेपर को देखेंगे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा से प्रकट न हो। यह मत प्रकट किया गया था सिराज बनाम डी रुडजन में, आर बनाम डडले एवं स्टीफन में, कीन बनाम टाल्सन में, आर बनाम अर्नाल्ड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिराज बनाम डी रुडजन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का एक राष्ट्र सीमा के दूसरी ओर से गोली चलाता है तथा भारतीय सीमा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नातेदार, मित्रगण तथा अन्य भारतीय दौड़कर वहां पहुंचते हैं तथा पाकिस्तानी को घसीटकर सीमा के भारतीय पुलिस थाने में ले जाते हैं। क्या भारतीय न्यायालय हत्या के लिए अभियुक्त का विचारण कर सकते हैं? ऑप्शन हमारे नहीं, भारतीय न्यायालयों को अधिकारता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी हाँ। ऑप्शन सी, उससे पाकिस्तान में विचारण हेतु पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा जाएगा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कि हाँ कर सकते हैं। ये धारा 2 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन लोक सेवक नहीं है? राज्य का मुख्यमंत्री, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का सभापति, बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक, राष्ट्रीयकृत बीमा का कर्मचारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक। ये लोक सेवक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 जिसमें वाद दिए गए तथा सूची 2 जिसमें विषय के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा केहर सिंह वाला जो वाद है ना, वो हमारा संबंधित है आपराधिक षड्यंत्र से। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये है सामान्य उद्देश्य से। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये है प्राइवेट प्रतिरक्षा से। और महबूब शाह बनाम सम्राट, ये है सामान्य आशय से। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2, 4, 1, 3। अगला क्वेश्चन, या पर आ मुक्का, या पर अपना मुक्का आ इस आशय से या यह संभाव जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि का या को मारने ही वाला है। का ने कारित किया। बल का प्रयोग, आपराधिक बल का प्रयोग, हमला, बल तथा हमला दोनों के प्रयोग का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात हमला। यह हमारा धारा 351 के दृष्टांत खा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, आ ने डाक द्वारा एक पैकेट में राजद्रोही प्रकाशन सामग्री एक पत्र के साथ भेजी जिसमें प्रेषित से उस सामग्री को और लोगों में वितरित करने का अनुरोध किया गया था। उस पैकेट को रास्ते में ही पकड़ लिया गया और यह प्रेषिती तक नहीं पहुंचा। आ, ऑप्शन ए, ने राजद्रोह का अपराध किया है, कोई अपराध कारित नहीं किया, सांप्रदायिक दंगा भड़काने का दोषी है, राजद्रोह कारित करने के प्रयत्न का दोषी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजद्रोहित कारित करने के प्रयत्न का दोषी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? बलवा, आपराधिक प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव, लोक न्यूसेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आपराधिक प्रयत्न। अगला क्वेश्चन, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। आईपीसी की धारा 350 में, आईपीसी की धारा 351 में, आईपीसी की धारा 353 में, आईपीसी की धारा 354 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा? आरोपित अपराध के लिए हेतु का साक्ष्य, एक ऐसे कथन का साक्ष्य जो आचरण की अनुषंगी हो, एक ऐसे कथन का साक्ष्य जो ऐसे व्यक्ति का आचरण प्रभावित वाला हो जिसका आचरण अन्यथा सुसंगत है,
कोई परिवाद किए बिना लूट के कथन का साक्ष्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई परिवाद किए बिना लूट के कथन का साक्ष्य। अगला क्वेश्चन कथन और सूची से है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, ये हमारा दिया गया है धारा 77 में, ठीक है। और विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना, ये दिया हुआ है धारा 80 में। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, ये दिया गया है 82 में। विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य, ये दिया गया है धारा 84 में। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन, का और या विष द्वारा जा की हत्या करने के लिए सहमत होते हैं और या द्वारा विष लाया जाना था, जैसे या नहीं लाया। का और या दोषी हैं दुष्प्रेरण द्वारा हत्या के षड्यंत्र के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से हत्या के प्रयत्न के लिए, किसी अपराध के लिए नहीं, जा की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जा की हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक ऐसे कृत्य के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो इस संहिता को अंतर्गत अपराध नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को विधि विरुद्ध आक्रमण के निरसन हेतु तथा प्रतिकार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल अपने शरीर तथा संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए उपलब्ध होता है। जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है? हत्या करने की तैयारी, डकैती करने की तैयारी, राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, किसी मित्र शक्ति राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हत्या करने की तैयारी, ये दंडनीय नहीं है। बाकी डकैती करने की तैयारी, राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी और किसी मित्र शक्ति राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी, ये सभी दंडनीय है। अगला क्वेश्चन, एक 15 वर्ष की अवयस्क लड़की अपने पिता का घर छोड़कर एवं 10,000 रुपये साथ में लेकर जा के साथ चली गई, जो उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया। सारा यात्रा व्यय तथा विभिन्न स्थानों पर होटल आदि में ठहरने का खर्च उसी पैसों से किया गया, क्योंकि जा के पास पैसे नहीं थे। इस दौरान जा ने उसके साथ 3 बार उसकी सहमति से मैथुन किया। यहाँ जा दायित्वाधीन है। आईपीसी की धारा 363 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 366 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 368 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत। धारा 375 के खंड 6 के अनुसार 16 वर्ष हो कम आयु वाली स्त्री के साथ उसकी इच्छा से या इच्छा के बिना उसके साथ किया गया संभोग बलात्संग होगा, अतः धारा 376 के अधीन जा बलात्संग का दोषी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानववध है। कारण आर, मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। ऑप्शन है दोनों ए और आर सही है और ए और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु ए की सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन, सही उत्तर बताइए। चोरी में यह आवश्यक है कि ऑप्शन किसी भी प्रकार की संपत्ति लेने के बेईमानीपूर्ण आशय हो, कोई मूल्यवान प्रतिभूति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो, कोई चल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो, कोई अचल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई चल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो। चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, चोरी के आवश्यक तत्व होते हैं संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय, संपत्ति चल हो, संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लिया जाए, संपत्ति को दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना लिया जाए, संपत्ति के लेने के लिए उसके स्थान से कुछ दूर हटाया जाए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन हमला का दृष्टांत नहीं है? आ बा से यह कहते हुए मैं तुम्हें पीटूंगा एक छड़ी उठा लेता है। आ बा को बाद में देख लेने की धमकी देता है। आ एक महिला बा का उसकी सहमति के बिना चिकित्सा परीक्षण करता है। और ऑप्शन डी है, आ बा से यह कहते हुए मैं तुम्हें पीटूंगा एक छड़ी उठा लेता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अर्थात आ बा को बाद में देख लेने की धमकी देता है, ये हमला का दृष्टांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, का एक भवन के बाहर जाने के द्वार पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और या से कह देता है कि यदि या भवन से बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे या को गोली मार देंगे। आ या का सदोष अवरोध करता है, का या का सदोष बाधा डालता है, का या को सदोष परिरोध करता है, का या को सदोष आदेश करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात का या को सदोष परिरोध करता है। निम्न में से कौन आपराधिक प्रयत्न का दृष्टांत है? आ जादू टोना द्वारा बा को मार डालने का प्रयत्न करता है। आ स्त्री बा को एक विषैला पदार्थ गर्भपात कराने के आशय से खिलाता है परंतु महिला गर्भवती नहीं थी। आ अपना ही छाता किसी अन्य का समझकर ले जाता है। आ कूटकृत करेंसी नोट बनाने के लिए रंग खरीदने कोलकाता जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आ ने बाघ के 4 दांत तोड़ दिए। आ ने अपराध किया है। उपहति कारित करने का प्रयत्न, उपहति कारित करने का, घोर उपहति कारित करने का या हत्या के प्रयास का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात घोर उपहति कारित करने का। घोर उपहति के बारे में धारा 320 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजद्रोह के रूप में कौन सा दंडनीय है? सरकार को उलट देने के लिए उसकी कठोर आलोचना, लोगों की विधि और विधिक प्राधिकार का आज्ञानुवर्तन से प्रवृत्त रहने को उत्प्रेरित करना, सरकार की नीतियों पर प्रचारात्मक आक्रमण, मंत्रियों को पद से हटाने का प्रयत्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात लोगों को विधि और विधिक प्राधिकार का आज्ञानुवर्तन से प्रवर्तित रहने को उत्प्रेरित करना। राजद्रोह को धारा 124 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आ बा को एक सिविल वाद अग्रसर करने से छोड़ने को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से बा के घर को आग लगा देने की धमकी देता है। इस मामले में आ ने क्या अपराध किया है? दुष्प्रेरणा का, आपराधिक हमला का, आपराधिक बल का, आपराधिक अभित्रास का। तो इसका सही आंसर है आपराधिक अभित्रास का। आपराधिक अभित्रास को भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के दृष्टांत पर आधारित है। क्वेश्चन, आ जा की हत्या के आशय से बा जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे जा की मृत्यु हो जाए। बा को उकसाने के परिणाम स्वरूप आ की अनुपस्थिति में कार्य करता है जिससे जा की मृत्यु हो जाती है। आ ने क्या अपराध कारित किया है? कोई अपराध नहीं, क्योंकि हत्या के समय आ वहाँ उपस्थित नहीं था। उपहति पहुँचाने का साधारण अपराध कारित किया है। हत्या के प्रयत्न का अपराध कारित किया है। ऑप्शन डी, हत्या कारित की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हत्या कारित की है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जार्म कर्म की संवैधानिक मान्यता को घोषित किया है। श्रीमती सौमित्र विष्णु बनाम भारत संघ के वाद में
के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में, प्रियबाला घोष बनाम सुरेश चंद्र घोष के बाद में, सुखवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती सौमित्र विष्णु बनाम भारत संघ के बाद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने हेतु आवश्यक नहीं है? दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य षड्यंत्र, षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध कार्य लोप किया गया हो, ऐसा कार्य या कार्यलोप षड्यंत्र के अनुसरण में कार्य को करने के उद्देश्य से हो, दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, 1 में केस दिया गया है और बा में मतलब सूची 2 में एक शॉर्ट टाइटल दिया गया है कि वो मामला किससे संबंधित है। तो तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये हमारा मथुरा बलात्संग मामले के नाम से जाना जाता है। स्टेट बनाम नलिनी, ये राजीव गांधी हत्याकांड के मामले से संबंधित है। बारेंद्र कुमार घोष, ये पोस्ट मास्टर हत्याकांड मामले से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह, ये हमारा जनरल A.S. वैद मामले से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 2, 4, 3, 1। अगला क्वेश्चन, यदि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने हेतु विचारण में यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त की त्रुटि थी, यद्यपि पीड़ित व्यक्ति ने भी समान त्रुटि की थी, तो यह तथ्य की वास्तविक चोट पीड़ित योगदान तथा असावधानी के कारण लगी थी, प्रतिरक्षा नहीं होगी। योगदायी असावधानी एक अच्छी प्रतिरक्षा होगा। उसके पक्ष पर असावधानी की मात्रा के लिए सदोषिता का स्तर निर्णायक घटक होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात यह तथ्य की वास्तविक चोट पीड़ित योगदान तथा असावधानी के कारण लगी थी, प्रतिरक्षा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, का एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। का ने अपराध किया है चोरी के प्रयास का, चोरी का, आपराधिक न्यास भंग का, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चोरी के प्रयास का। यहाँ पर का धारा 511 के अधीन चोरी के प्रयत्न का दोषी है। अगला क्वेश्चन हमारा, आ ने बीए की जाली अंकपत्र के आधार पर LLB परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा आरंभ होने से पूर्व ही जाली अंकपत्र पकड़ लिया गया। आ छल का दोषी नहीं है, छल के प्रयत्न का दोषी है, छल का दोषी है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात छल के प्रयत्न का दोषी है। प्रश्नगत समस्या धारा 511 के अधीन अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य के वाद पर आधारित है। यहाँ पर आ छल के प्रयत्न का दोषी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से हमको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए है, रुग्णता के कारण विकृत चित्र द्वारा व्यक्ति आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त होता है यदि कृत्य मस्तिष्कीय विकृत के प्रभाव के अंतर्गत किया गया हो, प्रतिरक्षा के रूप में उपलब्ध हो के लिए ममता ऐसी मात्रा था विस्तार की होनी चाहिए जो अभियुक्त को व्यवहारता एक स्वचालित यंत्र बना दे। स्वैच्छिक मतता ज्ञान के लिए एक प्रतिहेतु है। हत्या एवं मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर व्यवस्था एक क्षम्य प्रतिरक्षा है यदि कार्य तत्काल मृत्यु के भय के अंतर्गत किया गया हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात स्वैच्छिक मतता ज्ञान के लिए एक प्रतिहेतु है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत पदावली सामान्य आशय का अर्थ नहीं है? समूह को गठित करने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य एक पूर्व नियोजित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन तथा पूर्व परामर्श। ऑप्शन बी, परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा, जो अपराध कारित किया गया उसे गठित करने हेतु आवश्यक दुराशय, जो अपराध कारित किया गया है आवश्यक रूप से उसे ही कारित करने हेतु बुरा आशय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रतिरक्षा के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता है? आत्मपरीक्षा तथा हिंसा का निवारण, एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाकर भी अभियुक्त को होने वाली हानि का निवारण। आत्मपरीक्षण एक आत्यंतिक आवश्यकता है। अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाली बुराई का चुनाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मपरीक्षण एक आत्यंतिक आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है? सूत्र का समावेश है। धारा 78 में, धारा 76 में, धारा 79 में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 76। अगला क्वेश्चन, का जिसकी आयु सही 7 वर्ष है अपराध कारित करता है, का भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन दोषी नहीं होगा। यदि पर्याप्त परिपक्वता का है तो दोषी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और धारा 83 के अंतर्गत नहीं आएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अधीन दोषी होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन दोषी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, का या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या का धन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपटपूर्ण निकाल लेता है। का दोषी है चोरी कारित करने के लिए, उद्यापन कारित करने के लिए, लूट कारित करने के लिए, डकैती कारित करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात लूट कारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के बीच अंतर की प्रमाणित व्याख्या निम्न में से की गई है। तो हमको ये वाद बताना है कि किस में की गई है। महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज में, गुरदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य में, राजकुमार सिंह बनाम हरियाणा राज्य में, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में। तो इसका सही आंसर है नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन, ये हमारा कथन और कारक से है। कथन ए, बा अपनी पत्नी सा को एक पत्र लिखता है जिसमें दा के संबंध में मानहानि पूर्ण बातें हैं। इस संसूचना को प्रकट करने के लिए सा को विवश नहीं किया जा सकता। कारण, विवाह के अस्तित्व के दौरान पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को या पत्नी द्वारा पति को की गई संसूचना विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना के अंतर्गत संरक्षित है। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट, दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सही हैं परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, जहां जलने के कारण एक मरणासन्न विक्षिप्त मस्तिष्क वाली महिला के चिकित्सीय प्रमाण पत्र में उसे तत्समय एक अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए तो नहीं वरन शारीरिक स्वास्थ्य घोषित किया था। निम्न में से किस बात में न्यायालय ने कहा कि उसका अभिकथन विश्वसनीय नहीं है? रविचंद बनाम पंजाब राज्य, श्रीपत राव बनाम महाराष्ट्र राज्य, उका राव बनाम राजस्थान राज्य, बलदेव राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बलदेव राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन, वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल पाया जाता है संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में। संविदा विधि में भविष्य
मध्यवर्ती प्रतिफल के नियम के रूप में, संविदा विधि में भूतलक्षी प्रतिफल के नियम के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में। अगला क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन स्थावर संपत्ति के अभिधारी को भूस्वामी के उस संपत्ति पर स्वत्व का प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा? धारा 115 में, धारा 116 में, धारा 117 में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 116। पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद संबंधित है संबंधित तत्व और कार्य रेस्जेस्टे से, मृत्युकालिक कथन से, सह अपराधी से, सह अभियुक्त से। तो इसका सही आंसर है मृत्युकालीन कथन से। एक अभियुक्त जिसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 खा के अधीन आरोपित किया गया था को धारा 302 के अपराध से दोषमुक्त किया गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 खा की उपधारणा स्वतः खंडित हो जाएगी, खंडित नहीं होगी, सुसंगत नहीं है, विसंगत और निरर्थक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खंडित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, स्वयं को तथा साथ साथ अपने अन्य संस्वीकृति न करने वाले सह अभियुक्त को आलिप्त करने वाली सह अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्यात्मक मूल्य क्या होता है? एक संस्वीकृति सभी सह अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होती है। वह संस्वीकृति न करने वाले सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत नहीं होगी। ऐसी संस्वीकृति सभी सह अभियुक्तों को दोषिता को साबित करने वाली होगी। यदि संस्वीकृति करने वाला सह अभियुक्त मुख्य अपराध से दोष मुक्त हो जाता है तो उसकी अपराध से दोष मुक्त हो जाता है तो उसकी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं रह जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात ऐसी संस्वीकृति सभी सह अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता है समानार्थी, ना तो समानार्थी ना ही संविस्तरणीय। ऑप्शन सी संविस्तरणीय, ऑप्शन डी समानार्थी तथा संविस्तरणीय दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ना तो समानार्थी ना ही संविस्तरणीय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सूचक प्रश्न को परिभाषित करती है? धारा 140, धारा 141, धारा 142, धारा 143। तो इसका सही आंसर है धारा 141। सूचक प्रश्न को धारा 141 परिभाषित करती है। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा 1891, 19 AIR 203 के बाद का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस धारा से संबंध है? धारा 6 से, धारा 115 से, धारा 125 से, धारा 45 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन धारा 115 से। किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 2001 में, 2002 में, 2000 में, 1999 में। तो इसका सही आंसर है 2000 में। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिलेख, एक स्व परीक्षण रिपोर्ट, एक वैयक्तिक वक्फ विलेख जो उपनिबंधक के कार्यालय में पंजीकृत है, घटना स्थल निरीक्षक के नक्शे तथा ज्ञान पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई प्रविष्टियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक स्व परीक्षण रिपोर्ट। एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है या उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जा सकता है? ऑप्शन है जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है, जब यह स्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह संस्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तुओं का बारे में केवल मौखिक स्वीकृति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है। अगला क्वेश्चन कथन और कारक से है। कथन ए, संस्वीकृति
यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। कारण दिया हुआ है, संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अन्वेषण के क्रम में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया गया कि योजना के अनुसार ही अभिकल्पना को कार्यान्वित किया गया, परंतु हत्या में कौन व्यक्ति शामिल थे या कथनकर्ता ने अपना स्वयं का कोई संदर्भ नहीं किया। ऑप्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से वर्जित होने के कारण अभियोजक यह कथन साबित करने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से वर्जित न होने के कारण अभियोजक यह कथन साबित कर सकता है। कथन का मात्र वही अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात कथन का मात्र वही अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तत्व का पता चला हो। अगला क्वेश्चन, स्वीकृतियां। ऑप्शन है निश्चयात्मक सबूत है, निश्चयात्मक सबूत नहीं है, विबंध नहीं है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निश्चयात्मक सबूत नहीं है। धारा 31 के अनुसार संस्वीकृतियां स्वीकृत विषय का निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु 31 पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारक से है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारा, स्वीकृति का प्रयोग सह प्रतिवादी के विरुद्ध किया जा सकता है। कारण है, स्वीकृति करने वाले पर यह बाध्यकारी है, इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्वीकृति सबूत के अभित्यजन के रूप में प्रवर्तित होती है। स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होता है। ऐसा कथन जिससे किसी विवादक या सुसंगत तत्व के बारे में अनुमान लगता हो स्वीकृति हो सकता है। सामान्यतः यह तत्वहीन है। स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा सूची से है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो बताना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 किससे संबंधित है। तो ये हमारा विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 यह हस्तलेखन के बारे में राय के बारे में है। धारा 47 का ये अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय है। धारा 48 ये अधिकार तथा प्रथा के बारे में राय है। इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 3, 4, 1, 2 ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा, एक चिकित्सक उसके पास इलाज करा रही 30 वर्ष की आयु की महिला के साथ बलात्संग करता है और वह महिला कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी। इस मामले में न्यायालय सबूत मांगेगा।
यह अवधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी। संपुष्टि चाहेगा। ऑप्शन डी, उसकी सहमति की अवधारणा कर सकता है अथवा अवधारणा नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अवधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिबंधी निर्णय है? विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, दिवालियापन के बाद में अंतिम निर्णय, नवाधिकरण के बाद में अंतिम निर्णय। तो इसका सही आंसर है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बाद में अंतिम निर्णय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है? ऑप्शन है, ऐसे विश्वास का युक्त आधार होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया। प्रश्नगत कार्य उस समय के बाद होना चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र का आशय प्रथम बार मन में धारण किया गया हो। ऑप्शन सी, कार्य सामान्य आशय के प्रतिनिर्देश के अंतर्गत होना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में यह साबित करने के लिए कि व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सह अपराधी नहीं है? एक रिश्वत देने वाला व्यक्ति, एक गुप्तचर, एक वेश्या। ऑप्शन डी, चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक गुप्तचर। अगला क्वेश्चन, आंग्ल विधि के रेस जेस्टे एक ही समव्यवहार के भाग के सिद्धांत का भारत में कोई अस्तित्व नहीं है। भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में समावेशित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 7 में समावेशित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 6 में समावेशित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? समुचित सरकार, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, राज्य का गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुचित सरकार। यह हमारा धारा 433 से संबंधित है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। अभियुक्त को वारंट आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है। अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। निम्नलिखित में से किस बात में यह विनिश्चित किया गया कि अभियुक्त केस डायरी का उपभोग नहीं कर सकता? अभियुक्त या उसके अधिवक्ता ना तो केस डायरी मंगवा सकते हैं और ना ही उसके अवलोकन का दावा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश चंद्र के बाद में कहा गया, या मधुलिमय बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया, मुकुंद लाल बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया, JS देसाई बनाम बम्बई राज। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीश चंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में वादों और अपीलों के अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान है? धारा 409 में, धारा 408 में, धारा 407 में, धारा 406 में। तो इसका सही आंसर है धारा 408, अर्थात ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवैध गिरफ्तारी विचारण को दूषित नहीं करती। अगला है, एक संस्वीकृति अवैध गिरफ्तारी से अविधिमान्य नहीं हो सकती। अगला, केवल एक व्यक्ति को पुलिस थाने में रखना या उसके गमनागमन को पुलिस थाने की परिसीमा के भीतर ही प्रतिबंध करना गिरफ्तारी की कोट में आता है। अगला, गिरफ्तारी हथकड़ी लगाकर
करना आवश्यक नहीं है, यह मात्र मौखिक उद्घोषणा से भी हो सकती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, अर्थात 1, 2 और 4 ये सही है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अधीन गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जा सकता है। वारंट जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत किसी भी स्थान में, भारत के किसी भी स्थान में, संबंधित जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के किसी भी स्थान में। धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समन मामले का अर्थ है अपराध से संबंधित ऐसा मामला जो दंडनीय है। आजीवन कारावास से, 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास से, 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से, 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात 2 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से। धारा 2(ब) के अनुसार समन मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है जो वारंट मामला नहीं है। समन मामले 2 वर्ष से अनधिक अवधि की कारावास से या केवल जुर्माने या दोनों से दंडनीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वाद में यह निर्धारित हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विचरित करने या संज्ञान में लेने के समय अभियुक्त को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अनिल राय बनाम बिहार राज्य, उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाढ़ी, बनी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाढ़ी। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। धारा 260 से 265 में, धारा 238 से 250 में, धारा 251 से 259 में, धारा 225 से 237 में। तो इसका सही आंसर है धारा 225 से धारा 237 में। अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सब कार्रवाइयाँ हैं साक्ष्य एकत्र करने के लिए, विचारण से भिन्न जांच के लिए, विचारण के लिए, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है साक्ष्य एकत्र करने के लिए। यदि परिवादी किसी मामले की सुनवाई के दिन अनुपस्थित है तो मजिस्ट्रेट स्वविवेक से कुछ विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता। जब आरोप विचरित किया जा चुका हो, जब अपराध समनीय हो, जब अपराध असंज्ञेय हो, जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की गई हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब आरोप विचरित किया जा चुका हो। अगला क्वेश्चन, एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के साथ जारी की गई तथा बाद में धारा 83 के अधीन कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी निर्गत किया गया। इन आदेशों की वैधता क्या है। सभी आदेश पूर्णतः वैधानिक हैं। धारा 82 के अधीन आदेश वैधानिक है परंतु धारा 83 के अंतर्गत आदेश अवैधानिक है। धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक है तथा अनुचित है, जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो गया है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सभी आदेश पूर्णतः वैधानिक है। एक ब्रिटिश नागरिक ने भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया है। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। धारा 188, धारा 183, धारा 182, धारा 186। तो इसका सही आंसर है धारा 188 के अंतर्गत उसके ऊपर कार्यवाही होगी। अगला क्वेश्चन, गलत उत्तर इंगित कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन एक आदेश पारित किया जा सकता है जबकि एक व्यक्ति भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है। ऑप्शन है इसके, अपनी पत्नी के चाहे वह पारस्परिक सहमति से ही अलग रह रही हो। ऑप्शन बी, अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का। ऑप्शन सी, अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का जो किसी शारीरिक या मानसिक
असामान्यता क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऑप्शन डी, अपने माता पिता का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात अपनी पत्नी के, चाहे वह पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो। अगला क्वेश्चन, उन्मोचन का आदेश निर्णय नहीं है। बिना नए तथ्यों और अच्छे साक्ष्य के नई कार्रवाइयों में प्रतिरक्षा नहीं है। औपचारिक आरोप पत्र की विरचना के बाद होता है। अभियुक्त की निर्दोषिता स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्मोचन का आदेश निर्णय नहीं है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 यह वर्णित करता है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आदेश एवं यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए हुई है तो उसकी जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के उपबंधों के अनुपालन का क्या प्रभाव होता है? इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प है हमारा, यदि इस धारा के उपबंधों को अनदेखा भी किया गया हो तो भी त्रुटि को बाद में सुधारा जा सकता है। इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएंगे तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेदन करने के लिए समर्थ बना देंगे। अगला विकल्प है, यह मात्र एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है तथा इस धारा के उपबंध बहुत सारवान नहीं है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अर्थात इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएंगे तथा गिरफ्तारी व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश करने के लिए समर्थ बना देंगे। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्दों के पश्चात अंतः स्थापित शब्द है। ऑप्शन है, एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, 2 या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक, कम से कम 5 अतिरिक्त लोक अभियोजक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक। अगला क्वेश्चन, समनीय अपराध उपबंधित किए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की द्वितीय अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित किसी शर्त को केवल उच्चतम न्यायालय रद्द या उपांतरित कर सकता है, कोई न्यायालय उपांतरित नहीं कर सकता, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय उपांतरित कर सकता है, केवल सत्र न्यायालय रद्द कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय उपांतरित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, बलात्कार कारित करने के अपराध के अन्वेषण के दौरान अभिकथित पीड़ित की चिकित्सीय जांच कराई जा सकती है केवल एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर, आवश्यक रूप से संबंधित विवेचना अधिकारी की प्रार्थना पर, जब वह ऐसा करना उचित समझे, विवेचना अधिकारी द्वारा अपने पुलिस अधीक्षक की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत, उस पीड़िता स्त्री की सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उस पीड़िता स्त्री की सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना, राजस्व कार्यपालिका से पृथक करना, कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों को न्यायिक शक्ति प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अगला क्वेश्चन, गैर जमानती अपराध के मामले में जमानत के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यदि संबंधित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजक अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है, जमानत दी जा सकती है। ऑप्शन बी, यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व में होते हुए भी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को
दृष्टिगत करते हुए ऐसे व्यक्ति को जमानत पर मुक्त करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, ऐसे अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसकी आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचानने के लिए हो सकती है। ऑप्शन डी, यदि अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय है तो कोई भी व्यक्ति लोक अभियोजक को सुनवाई के अवसर दिए बिना जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात ऐसे व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसकी आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचानने के लिए हो सकती है। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन आभ्यासिक अपराधी से सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है? धारा 109 में, धारा 110 में, धारा 111 में, धारा 112 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात धारा 110 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति अभिलेखन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए, संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट करने का कर्तव्य है कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। ऑप्शन बी, यह चेतावनी देने का कर्तव्य कि यदि वह संस्वीकृति करता है तो संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त की जा सकती है। ऑप्शन सी, संस्वीकृति करने वाले कथन को प्रश्नों एवं उत्तरों के प्रारूप में अभिलेखन करने का कर्तव्य। ऑप्शन डी, इससे संतुष्ट होने का कर्तव्य तथा यह विश्वास करने का कारण कि संस्वीकृति स्वैच्छिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इससे संतुष्ट होने का कर्तव्य तथा यह विश्वास करने का कारण कि संस्वीकृति स्वैच्छिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरन, तामा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई, डिम्पल गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको जनरल डायरी में लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है? प्रथम, सूचना रिपोर्ट में अंतर्विष्ट ब्यौरे, पुलिस अधिकारियों का ड्यूटी के प्रस्थान और ड्यूटी पर वापसी, रोकड़ की पावती तथा संवितरण। ऑप्शन डी, पुलिस थाने पर हुई गिरफ्तारियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर्विष्ट ब्यौरे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है? ऑप्शन ए, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको निर्गत समस्त आदेशों तथा वारंट का निष्पादन करना तथा उसकी आज्ञा पालन करना। ऑप्शन बी, लोक शांति को प्रभावित करने वाले आसूचनाओं को एकत्रित करना एवं संसूचित करना। ऑप्शन सी, लोक उपतापों तथा अपराधों को घटित होने से रोकना। ऑप्शन डी, समस्त अदावाकृत संपत्ति को अपने प्रभार में लेना तथा जैसा परिस्थितियों में उचित हो उस संपत्ति का निपटारा करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको निर्गत समस्त आदेशों तथा वारंट का निष्पादन तथा उसकी आज्ञा पालन करना। अगला क्वेश्चन, वर्ग आ की हिस्ट्री सीट जो डकैतों, सेधमारों, मवेशियों, चोरों, रेलवे माल डिब्बों से चोरी करने वालों और उनके दुष्प्रेरकों के लिए है, बंद की जा सकती है पुलिस अधीक्षक की मंजूरी से, जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से, पुलिस उप महानिरीक्षक की मंजूरी से, पुलिस महानिरीक्षक की मंजूरी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुलिस अधीक्षक की मंजूरी से। ग्राम अपराध पुस्तिका के भाग 1 में निम्न में से कौन सी प्रविष्टि नहीं की जाती? ऑप्शन है हमारे, मुख्य जातियां तथा जनजातियां। ऑप्शन बी, जनसंख्या की विशिष्टियां। ऑप्शन सी, राज्य विरुद्ध अपराधों की प्रविष्टियां। ऑप्शन डी, ग्राम चौकीदार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विरुद्ध अपराधों की प्रविष्टियां। अगला क्वेश्चन, पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा। 1 माह से अधिक तक, 2 माह से अधिक तक, 6 सप्ताह से अधिक तक, 15 दिनों से अधिक तक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 6 सप्ताह से अधिक तक।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुलिस जुलूसों को नियंत्रित तथा विनियमित कर सकती है। ऑप्शन बी, पुलिस को लोक हित में जुलूस को निषिद्ध करने अथवा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। जो सार्वजनिक सभाओं को संयोजित करते हैं उन्हें पुलिस अधीक्षक से अधीक्षक के अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूसों को संचालित करने हेतु पुलिस शर्तें निर्धारित कर सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात पुलिस को लोक हित में जुलूस को निषिद्ध करने अन्यथा उसे प्रतिबंधित करने का आदेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरण से, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा, विशिष्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला क्वेश्चन, ग्राम चौकीदार नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए, ग्राम प्रधान द्वारा। ऑप्शन बी, थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा। ऑप्शन सी, पुलिस अधीक्षक द्वारा। ऑप्शन डी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। इसका सही आंसर है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अभिरक्षा में ले लेना विधि सम्मत होगा जो किसी मार्ग या गली में गंदगी, मैला, कूड़ा करकट या कोई पत्थर फेंकता है या छोड़ देता है जिससे जनसाधारण को असुविधा या क्षोभ होता है? ऑप्शन है हाँ, वारंट के बिना भी। ऑप्शन बी, हाँ परंतु केवल एक गिरफ्तारी वारंट के अंतर्गत। ऑप्शन सी, नहीं क्योंकि यह एक अपराध नहीं है। ऑप्शन डी, नहीं क्योंकि पुलिस अधिकारी अधिकृत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ वारंट के बिना भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठित गिरोह की प्रविष्टियां जिले के पुलिस के गैंग रजिस्टर में दर्ज नहीं की जानी चाहिए? डकैतों का गिरोह, मवेशी चोरों का गिरोह, सेंधमारी का गिरोह, रेलवे माल डिब्बों के चोरी का गिरोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंधमारों का गिरोह। अगला क्वेश्चन है, क्या विवेचना अधिकारी उसके समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन परीक्षण के क्रम में किए गए कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, केवल जब न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देशित दिए जाएं। ऑप्शन डी, केवल संज्ञेय अपराधों के मामले में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेखबद्ध करने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1949 का उद्देश्य है पुलिस को पुनर्गठित करना एवं अपराधों को निवारित करने में तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना, पुलिस बल को विनियमित करने से संबंधित विधि का संशोधन, दो या अधिक संघ क्षेत्रों को मिलाते हुए सामान्य पुलिस जिले का गठन और उसके लिए पुलिस बल की स्थापना के लिए उपबंध निर्मित करना, पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस महानिदेशक को अधिक शक्ति प्रदान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुलिस को पुनर्गठित करना एवं अपराधों को निवारित करने में तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना। अगला क्वेश्चन है, पुलिस डायरी होती है केस डायरी, सामान्य डायरी, सामान्य रजिस्टर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केस डायरी। अगला क्वेश्चन, सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतया ऑप्शन है सिविल पुलिस नियुक्त होगी, शस्त्र पुलिस नियुक्त होगी, अश्वारोही पुलिस नियुक्त होगी, ग्राम चौकीदार नियुक्त होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिविल पुलिस नियुक्त होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, अभियोजक को माल खाने का निरीक्षण करना चाहिए 1 माह में 1 बार, 2 माह में 1 बार, 3 माह में 1 बार, 1 पखवाड़े में 1 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 माह में 1 बार।
पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह मालखाने का माहवारी निरीक्षण करे और उसके लिए रखे गए रजिस्टरों की जांच पड़ताल और उस पर हस्ताक्षर करे। तो साथियों, आज हमारा उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी के जो लॉ वाला पेपर है वो ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।